नमस्कार। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करते हैं तो उस पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। या करंट कोई वायर है या कंडक्टर है जो जिसमें किसी तरह से करंट का फ्लो हो रहा है तो उस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस फील्ड के चलते, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन का बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। तो चलिए उसी का बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पैटर्न। ठीक है। ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये रियल है और ये एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है आपको नॉर्थ पोल के आसपास के इलाका में, और इसको इस पैटर्न को बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट या ऑरोरा बोरेलिस। ठीक है। तो ये होता क्या है कि हमने जो हेलिकल मोशन पढ़े, ठीक है, तो हेलिकल मोशन जो पढ़े उसमें देख रहे थे कि चार्ज जो है अगर किसी वेलोसिटी के साथ इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और वो जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री ना होके 0 से 90 के बीच में कोई एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो दो कंपोनेंट होगा। और एक कंपोनेंट क्या होगा कि उसको वेलोसिटी के एक कंपोनेंट जो होगा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली उसको एक सर्किल में घुमाएगा, जबकि एक जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे बढ़ाएगा, और उसी के चलते वो जो होता है क्या होता है, मूव करते जाएगा, हेलिकल पाथ में मूव करते जाएगा, और इस मोशन को हेलिकल मोशन बोल रहे थे। ठीक है। लेकिन उसका इससे इस फिगर से क्या मतलब है? तो सिंपल, इसका रीजन हम पहले देखते हैं। जो है नॉर्दर्न लाइट का जो रीजन पाया गया है वो ये है कि सूरज जो आप लोग देखते हैं उसमें से सिर्फ विजिबल लाइट या इंफ्रारेड किरण नहीं आती हैं। उसमें से जब सोलर विंड चलता है, ठीक है, सोलर विंड क्या होता है ये आप सिंपली गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो जो सोलर विंड चलता है तो उससे एक तरह से वहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भी आते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास से गुजर रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास से, तो मैग्नेटिक फील्ड के चलते, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, मोशन हो रहा है उनका, तो मैग्नेटिक फील्ड के चलते हो सकता है कि वो ट्रैप हो जाए अर्थ का एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर में इंटर करे और मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करके अपने तरफ खींच के ले आए। तो यहाँ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जब सोलर विंड चलता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमको उस चार्ज पार्टिकल से मतलब है जो नॉर्थ पोल के पास आ रहा है। अब नॉर्थ पोल के पास या साउथ पोल के पास आपको एक स्पेशल पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, है ना। अगर आप लोग इसके पहले 9-10 में भी आपको डाइपोल के चलते जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाया गया होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि पोल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना। मतलब अगर याद कराने के हिसाब से अगर याद कराया जाए तो सिंपली इस तरह से आपको अगर याद होगा कि नॉर्थ साउथ इस तरह से मैग्नेटिक पोल होता था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से आपको दिखाई देती थी। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रीजन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेट आपको इस तरह से दिखाई देता था। तो वही, क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उनके पोल्स पर भी इसी तरह से क्लस्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। तो जो पोल के पास से जो सोलर विंड क्रॉस कर रहा है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से ये नॉर्थ पोल हम मान लीजिए, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ सब लाइन जा रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया एक तरह से। ठीक है। हम्म, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपको हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। अब यहाँ से जो सोलर विंड जा रहा होगा वहाँ से आपको क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो है इसमें घींचे चला आएगा, और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग, यहाँ पर कर्व है, आपको वहाँ पर हमने स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बात किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी इसका आपको रीजन पता चल जाएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये जो भी कर्व लाइन है उसके अलॉन्ग हेलिकल मोशन करने लगेगा, और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मोशन करते करते पोल के अराउंड आपको क्या हो रहा है, आ रहे हैं। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर से भी चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल मोशन करते करते पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा कि हेलिकल मोशन में वो रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पोल पे कॉन्सेंट्रेशन चार्ज पार्टिकल का बढ़ जाएगा, है ना।
पोल्स पे चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कोलिजन भी होगा, और उस कोलिजन के चलते जो चार्ज पार्टिकल आपस में होंगे उन कोलिजनों के चलते चार्ज पार्टिकल एक्साइट होंगे और एक्साइट होके आपको लाइट इमिट करेंगे। तो इस तरह से आपको लाइट दिखाई देगा, ग्रीन विजिबल लाइट इमिट होते हैं। तो हो क्या रहा है सिंपली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पोल्स के अराउंड, वो जो चार्ज जा रहा है आपको सोलर विंड के चलते, उसको ट्रैप जो मैग्नेटिक फील्ड ने किया उसको सब हेलिकल मोशन करा के कहाँ लेके आ जा रहे हैं हम, पोल्स के अराउंड, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ चार्ज पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, और उन बहुत सारे कलेक्शन होने के चलते, ग्रुप ऑफ चार्ज होने के चलते आपस में कोलिजन हो रहा है, और उस कोलिजन के चलते जो इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल एक्साइट हो रहा है उस वो एक एनर्जी इमिट कर रहे हैं विजिबल लाइट रीजन में, और वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कोई चमत्कार का बात नहीं है, ये आपको ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग नॉर्दर्न लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये नॉर्वे आयरलैंड के आसपास दिखाई देता है हर साल एक खास टाइम पर, है ना, क्योंकि ये सोलर विंड जो है रेगुलर पैटर्न पर हरदम नहीं आते रहता है ना। तो होता है कि बहुत ज़्यादा जब सोलर विंड का में चार्ज पार्टिकल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो तब ये पैटर्न दिखाई देता है। तो ये एक नेचुरल एग्जांपल हुआ आपको चार्ज का मोशन जो हो रहा है और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी बार बार एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, तो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम नेचर में। ठीक, अब कुछ इसका साइंटिफिक एप्लीकेशन देख लें। किसका? चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में उसका साइंटिफिक एप्लीकेशन भी कुछ है, जैसे कि दो एप्लीकेशन है हमको पढ़ना है इस बार। वेलोसिटी सेलेक्टर सबसे पहला, तो वेलोसिटी सेलेक्टर का बात करते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है और क्यों इसका नाम पड़ा वेलोसिटी सेलेक्टर? तो सिंपली एक डिवाइस है जिसमें एक खास कंडीशन होता है। क्या है वो कंडीशन? सिंपली बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है। यहाँ लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस आपको दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको दिखाई दे रहा है वो जेड एक्सिस पर है। और यहाँ गौर करने की बात है कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस पर है। मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये स्पेशल केस है, और इसी स्पेशल केस में एक स्पेशल कंडीशन हमको दिखाई देगा। तो ये किसी भी वेलोसिटी सेलेक्टर जो डिवाइस होता है ना, उसके अंदर इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है मोशन का, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ हो क्या रहा है, सिंपल बात करते हैं। तो यहाँ हमने डायरेक्शन ले लिया इलेक्ट्रिक फोर्स का, जे कैप लिया है, यानी कि वाई एक्सिस हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको मैग्नेटिक, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो आपको फोर्स लगेगा चार्ज क्यू पर, वो क्या इतना हो जाएगा क्यू ई फोर्स, और वो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा आपको, उस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आपको जे एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि यहाँ पर हम जे कैप से दिखा रहे हैं। अब मैग्नेटिक, एक मिनट, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, और इन दो मैग्नेटिक फील्ड के चलते और क्योंकि वेलोसिटी है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसको क्यू वी क्रॉस बी से दिखाएंगे। वी जो है यहाँ पर आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, और जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो जो फोर्स है, राइट हैंड थंब रूल से आप इसका फोर्स बता सकते हैं, वो किधर हो जाएगा, माइनस जे कैप की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ गया वो आ गया माइनस क्यू बी जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपको किधर हो गया, प्लस वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इस खास कंडीशन के चलते यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। अब एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ पर अब जनरली जो लॉरेंस फोर्स का कंडीशन लिखेंगे, तो लॉरेंस फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये जो फोर्स है मेरा आया क्यू ई वी माइनस बी, सॉरी क्यू ई माइनस वी बी जे कैप, यानी कि ये जो फोर्स है जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो जो भी नेट फोर्स है वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी फील्ड है,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है अगर वो इक्वल हो जाए तब क्या होगा, आपको नेट फोर्स जो है उस चार्ज पार्टिकल पर ज़ीरो मिलेगा। तो इस कंडीशन को आप अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिंपली हम बात कर रहे हैं। तो हमने हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है आपको इक्वल हो गया। तब जो है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गया, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू निकल के आया, वेलोसिटी E/B, है ना। तो वेलोसिटी जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो E/B का रेशियो होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो भी यहाँ पर होगा वो E/B होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो E/B जो यहाँ पर आ रहा है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर अगर किसी का वेलोसिटी हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एंटर किए, सबका अलग अलग वेलोसिटी है। तो जिसका वेलोसिटी E/B के बराबर होगा ना, उस पर नेट फोर्स जो है कुछ नहीं लगेगा, ना इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट है, और बैलेंस हो जाएगा उस चार्ज पार्टिकल पे जिसका वेलोसिटी E/B के बराबर है, और वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड इस फील्ड से क्रॉस हो जाएगा। बाकी जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के चलते वो कर्व पाथ में घूमेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमको किसी डिवाइस में हमको किसी खास तरह के वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए तो हम उसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से जो हमको वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए उसके अनुसार हम डिसाइड कर देंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हम प्रेजेंस करवा देंगे, तो उनका जो रेशियो आ रहा है E/B उसके बराबर इसका वेलोसिटी होगा, जो कि हमको रिक्वायर होगा कि वही चार्ज पार्टिकल हमको चाहिए। वही चार्ज पार्टिकल सिर्फ अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, बाकी डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक खास वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल को हम अपने पास, मतलब हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, इसलिए इस डिवाइस को प्रिंसिपल के बेसिस पे वेलोसिटी सेलेक्ट बोलेंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर या हम लोग चार्ज बाई मास रेशियो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वहाँ पर भी इसका बात हुआ होगा, ठीक है। 11 में चार्ज बाई मास रेशियो आया होगा, उस एक्सपेरिमेंट में आपको वेलोसिटी सिलेक्शन का या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर कंडीशन का बात हुआ होगा, तो वहाँ पर ये डिवाइस यूज होता है, वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो कॉन्सेप्ट चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर का। तो जो दूसरा एप्लीकेशन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन इन मैग्नेटिक फील्ड, वो है साइक्लोट्रॉन। तो इसका आगे बात करेंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो जो टॉपिक हम लोग अभी तक टच करके आए, जैसे कि हम लोग टच किए हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर करंट करेंगे कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, और हेलिकल मोशन। तो इसी पे कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपली पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसका मास और चार्ज दिया हुआ है, मूविंग एट ए स्पीड 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर है, जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है कि वो कौन सा मोशन करेगा, वो पूरा पूरा सर्कुलर मोशन करेगा। और वो सर्कुलर मोशन जो है वो किस फोर्स के चलते कर रहा है, वो आपको मैग्नेटिक फोर्स के चलते कर रहा है, जो कि है QV×B। तो हमको रेडियस निकालना है सिंपली, है ना। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फिगर कुछ इस तरह से होगा कि इसके अलोंग जो है इस पर फोर्स लग रहा होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के चलते अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और वो लग रहा होगा QV×B, इतना फोर्स लग रहा होगा जो इसको सर्किल में मूव करा रहा होगा, ठीक है। तो इस सर्किल में मूव कराने के लिए हम लोग मैकेनिक्स का जो कंडीशन पढ़ा है कि ऐसा फोर्स जो सर्किल में मूव करा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो mv²/r वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चार्ज पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी मेरा दिया हुआ 3 × 10⁻⁷, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, हमको यहाँ पर भी वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो रेडियस निकल जाएगा सिंपल। बस आपको mv²/r = QV×B में रख देंगे तो रेडियस
सिंपली पता चल गया। ठीक है, तो और फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो और क्या बोला, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहला पता करना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पता करना है, रेडियस पता करना है और एनर्जी। दूसरा याद कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि सिंपली आपका यहाँ पर अगर सबसे पहला बात किया जाए एनर्जी का, तो क्योंकि ये वी वेलोसिटी से उसमें मूव कर रहा है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में आपको एम पता है ना, वी यहाँ पर दिया हुआ है, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपको सिंपली, तो फ्रीक्वेंसी आपको यानी कि एक रोटेशन में सिंपली कि एक रोटेशन कितना सेकंड में आपको कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वन सर्कुलर रोटेशन का जो डिस्टेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा, है ना। वेलोसिटी बाय डिस्टेंस कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा एक रोटेशन का, और वही फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो सॉरी, वो टाइम टाइम बोल दी गलती से, मतलब टाइम पीरियड तो होता है। टाइम पीरियड हमको पता करने के लिए डिस्टेंस 2πr जो है इसका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और वेलोसिटी पता है, तो यहाँ से हमको एक ये हो गया एक रोटेशन का डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी फिर सिंपली 1/t हो जाएगा। तो 1/t करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या इसको सिंपली यहाँ से ये भी बोल सकते हैं v/2πr, है ना। तो इस तरह से हम सारा चीज़ कैलकुलेट कर देंगे। रेडियस का बात हो गया कि कैसे निकालना है, mv²/r इक्वल टू qv×b। इस इक्वेशन को यूज करके हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर जो रेडियस आएगा उसको यूज करेंगे, और टाइम पीरियड या सीधा बोलिए तो फ्रीक्वेंसी न्यू निकाल सकते हैं v/2πr। वेलोसिटी पता है, रेडियस चाहिए, रेडियस यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये इसको स्मॉल ही कर देते हैं, स्मॉल आर। और फिर लास्ट में एनर्जी, तो एनर्जी तो हमको ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए आंसर हम रख दे रहे हैं सिंपली। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये वैल्यू आया कि नहीं। ठीक है, तो ये हुआ एक सिंपल सा एक वो सर्कुलर मोशन का हमने देख लिया। अब एक हेलिकल मोशन पे बात कर लेते हैं। तो सिचुएशन सिंपल है, फिगर में दिखाई दे रहा है जो पार्टिकल है हेलिकल मोशन कर रहा है। अब इसका ये एक प्रोटॉन है, यानी कि +1.6, इस पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, मास यहाँ पर दिया हुआ आपको पता है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है जो 0.5 टेस्ला का है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है। एट t = 0 द प्रोटॉन हैज़ द वेलोसिटी vx, है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 1.5 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। vy और vz आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो vz आपको दिया हुआ है, vx आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो vz जो हो गया आपको vz जो हो गया वो आपको b के परपेंडिकुलर हो गया। तो b के परपेंडिकुलर vz है, तो यानी कि वो vz आपको क्या कराएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। vz वेलोसिटी के चलते उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जबकि vx वेलोसिटी के चलते वो x एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग बढ़ेगा। तो vx जो है वो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है। और vz जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक तरह से, और वो हमको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एट t = 0 फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन एंड इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स सिंपली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं यहाँ पर, तो फोर्स q v×b से दे देंगे जो अभी जस्ट पहले निकाले उस तरीका से। एक्सेलरेशन, फोर्स इस पर लग रहा है, इसका मास पता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, ठीक, सिंपली। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग हेलिकल पाथ। अभी फिर पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस निकाले थे, यहाँ पर बस थोड़ा सा है कि वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ये दोनों मोशन कर रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है, फॉरवर्ड भी, यानी कि हेलिकल मोशन कर रहा है। तो इसमें जो रेडियस है ना वो इसके
यानी सॉरी रेडियस नहीं, इसमें जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते हो रहा है, यानी कि वहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे ना, ठीक है, वो वी जेड वाला लेंगे। ठीक, तो फिर एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोली या एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपको कितना हो जाएगा? एंगुलर स्पीड दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपली अगर हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर स्पीड पता है तब भी हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू आर होता है, तो वहाँ से v हम निकाल सकते हैं, v बाई आर बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड। ठीक है, पिच निकालना है। पिच यानी कि ये जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो आपको वेलोसिटी है, ठीक है, वो इसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ाएगा, और उसी के चलते जो एक टर्न में ये कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसी को पिच बोलते हैं। जो दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो पिच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पिच हो जाएगा आपको वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालना को 1 रेवोल्यूशन का, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर बाई वी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से टाइम पीरियड निकाल के हम रख देंगे। तो सिंपली ये तरीका है, पिछले भी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, आप इसको खाली मैच कर दीजिए। तो एफ इक्वल टू, यानी कि इस पे ये जो है इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा। तो यहाँ पर जो v का वैल्यू है वो परपेंडिकुलर वाला रखेंगे, यानी कि वी जेड वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम ना देखिए यहाँ वी जेड क्यू वी जेड बी जे कैप। ठीक है, जे कैप कहाँ से आया, वी क्रॉस बी से। ठीक, वैल्यू आप सीधे रख देना है, आपका वैल्यू रख दिया और कैलकुलेट हो गया मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन जे कैप। जे कैप के अलॉन्ग ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपको, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा एफ बाई एम। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन सॉरी फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपको एफ बाई एम, आपको यहाँ करके इसमें वैल्यू रख दी, फोर्स निकला हुआ है, एम मेरा मास दिया हुआ है इक्वेशन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम रख दिया, या आपको ऐसे भी पता है प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो मेरा आगे 9.58 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो जे कैप के अलॉन्ग, ठीक है, ये आपको फोर्स लग रहा है और उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या था आपको, अगला क्वेश्चन था एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड हम लोग निकालेंगे, सॉरी एंगुलर स्पीड से पहले रेडियस था, तो रेडियस आपको एम वी जेड, क्योंकि वी जेड यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वही आपको उस सर्किल में मूव करा रहा है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उस इक्वेशन से फिर हम यहाँ पर आर कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन में वी जेड मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पर वी का वैल्यू वी जेड लिए है। वैल्यू आपको सब चीज़ का पता है, पुट कीजिए और वैल्यू आ गया आपका 4.18 मिलीमीटर। ठीक है, ये आर का वैल्यू निकल गया। अब सिंपली आर का वैल्यू निकल गया तो हम ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी फार्मूला का हमने बात किए थे जब हेलिकल मोशन देखे थे, एक ये भी फार्मूला या वी बाई आर यूज करके ये फार्मूला आया था। ठीक है, वी बाई आर यूज करके फार्मूला ये आया था। ठीक, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी बाई आर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा क्यू बी। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि वी, इसको वी को आप इधर लगेगा तो आर बाई वी जेड जो एम बी बाई क्यू बी हो गया, तो सिंपली क्यू बी बाई एम को हम बोल सकते हैं ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो क्यू बी एम सबका वैल्यू पता रखें, मेरा आ गया 4.79 इंटू 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गया तो टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा करके। टाइम पीरियड मेरा निकल गया 1.31 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार करके देखिएगा, अगर गलत आता है तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पिच निकालने के लिए हमको पर पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट पता होना चाहिए जो कि वी एक्स है, यहाँ पर टाइम पीरियड पता होना चाहिए जो कि 1 रेवोल्यूशन का टाइम है यानी कि टी, और ये हम निकाल चुके हैं, सिंपली वैल्यू रख दिया। और 19.7 मिलीमीटर जो है पीछे, यानी दो सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो है 19.7 मिलीमीटर। तो ये हेलिकल मोशन पे क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं।
कंडक्टर। तो अगर कोई कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लेते हैं प्रॉब्लम। और कंडक्टर को तीन टाइप से यहाँ पर हम रखे हुए हैं। तीन सेगमेंट है कंडक्टर का। एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर परपेंडिकुलरली है और स्ट्रेट है, हम आपको अभी फिगर दिखाएंगे। और एक जो सेगमेंट है कर्व है, जबकि एक सेगमेंट जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड में। हमको सारे कंपोनेंट सारे सेक्शन के चलते जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पर लग रहा है उसको देखना है, उसको निकालना है। तो फिगर पे आते हैं, क्या बोल रहा है, किस तरह से फिगर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका तीन सेक्शन है। एक सेक्शन 1 है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वो आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए वो उसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जो एक लाइन है क्रॉस से दिखा रहे हैं, यानी कि आपके आँख से स्क्रीन की तरफ ये वायर जा रहा है। ठीक है, ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन आपको ये कर्व दिखाई दे रहा है। और तीसरा सेक्शन आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको तो फॉर्मूला पता है कि कंडक्टर के थ्रू अगर कंडक्टर है जो उसके थ्रू करंट पास कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, एफ एल क्रॉस बी। सिंपल। तो यहाँ पर अगर हम एफ एल क्रॉस बी निकालें तो जो क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में एल क्रॉस बी आपको क्या देखा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल। यहाँ पर जो लेंथ है वो एल है और लेंथ का डायरेक्शन आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो एल जो है अगर वेक्टर का, क्योंकि एल क्रॉस बी निकालना है इसलिए एल को वेक्टर के टर्म में दिखाना था। यहाँ पर एल वेक्टर जो होगा वो आपको हो जाएगा माइनस एल आई कैप बोल दे रहे हैं। एल यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है तो माइनस एल आई कैप। ठीक है, तो आपका सिंपल इस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ जो लगेगा वो आई एल क्रॉस बी। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आई एल क्रॉस बी यहाँ पर हो गया, तो आई एल बी हो गया। अब बचा प्रॉब्लम कर्व सरफेस का। कर्व सरफेस में क्या हो रहा है कि कर्व सरफेस में जो वेक्टर जो कहने का मतलब जो आपको लेंथ है ना वो उसका कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, उसको एक भी सर्किल है तो उसका हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे जो है वो अलग तरह से बिहेव करेगा ये आपको वायर। ठीक है, हर पॉइंट पे अलग तरह से बिहेव करेगा क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप देखें तो जो डीएल है, सॉरी छोटा सा एकदम बहुत छोटा पार्ट ले रहे हैं डीएल। तो हर पार्ट में कहीं पर भी हम डीएल देखेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा हम टेंजेंशियल ले रहे हैं और वो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। हर पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे चेंज होता रहेगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग फोर्स रहेगा तो फोर्स के हम वेक्टर्स दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर लिए तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगा, उसका दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसको डी एफ वाई बोल दे रहे हैं जो कंपोनेंट, और जो एफ एक्सिस के डायरेक्शन में उसको डी एफ एक्स बोल दे रहे हैं। अब हम सिंपली दोनों कंपोनेंट को निकाल लेंगे, डी एफ एक्स और डी एफ वाई। ठीक है, डी एफ एक्स आपको सिंपली हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा और डी एफ वाई हो जाएगा डी एफ वाई हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, जीरो से पाई एंगल जो है वो जीरो से पाई आपको जा रहा है, थीटा जो है जीरो से पाई, तो जीरो से पाई हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा डी एफ जो है जीरो से पाई इंटीग्रेट करेंगे डी एफ एक्स निकालने के लिए डी हम इसको अच्छा लिख के करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर था उसका हम बात किए। पहला सेगमेंट का जो हमने बात किया कि पहला सेगमेंट जो है वो जो है वो आपको के कैप यानी परपेंडिकुलर वो आपको जेड एक्सिस के अलोंग था, तो उसका जो कंपोनेंट आपको आ गया उसका फोर्स यानी पहले सेक्शन पर जो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड पे वो जीरो, हम फिगर में भी दिखा के बात कर लेते हैं। और फिर जो स्ट्रेट लाइन है उस पर हमने बात कर ली कि उस पर आ रहा है आई एल बी जे कैप। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग कर्व सरफेस वाले पे बात करते हैं। तो कर्व सरफेस का जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था कि डी एल क्रॉस बी है ना, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और हर बार इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसका दो कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग निकाल रहे हैं। हर पॉइंट का एक्स कंपोनेंट
अलग निकाल रहे हैं फोर्स का और वाई कंपोनेंट अलग निकाल रहे हैं, और हर कंपोनेंट को फिर ऐड कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डी एफ वाई हम सिंपली बोल सकते हैं किसी पॉइंट पर जो बहुत छोटे पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा आई आर डी थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, और जबकि एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आई आर। ठीक है, यहाँ पर एल को आर डी थीटा के टर्म में लिख दिए हैं ना, एल को जो है डी एल को आर डी थीटा के टर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, आई एल बी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरा जो था जैसे कि एक्स कंपोनेंट हम बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे आई एल बी कॉस थीटा, तो एल के जगह आर डी थीटा हम लोग कर दिए सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया आई एल के जगह आर डी थीटा, बी साइन थीटा ये वाई कंपोनेंट, और बी कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट। दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि जो पूरा सेमी सर्कल बना रहा है तो एंगल आपको जीरो से पाई जा रहा है 180 डिग्री, तो उतना के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। ठीक है, जीरो से पाई इंटीग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स कर लेते हैं, तो आई आर बी कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से पाई, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो जीरो और पाई जीरो, तो जीरो, तो एक्स कंपोनेंट तो जीरो हो गया आपका, इंटीग्रेट हो गया, एक्स कंपोनेंट आपका खत्म। वाई कंपोनेंट को आप निकालने के लिए आई आर बी साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से पाई, और ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा, सॉरी एक गलती बोल दी है ना, वहाँ पर कॉस जो है इंटीग्रेट होकर माइनस साइन देगा, और साइन का वैल्यू जीरो पे जीरो होता है ना, और 180 पे भी जीरो हो जाएगा, तो वो हाँ सॉरी गलत बोल दी। हाँ, तो इंटीग्रेट करने के बाद मतलब साइन आएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो और पाई का वैल्यू, मतलब इसका क्या वैल्यू आएगा ना आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करिएगा तो आएगा कॉस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, जीरो टू पाई, इसका वैल्यू आपको जीरो आ गया, तो होल का वैल्यू आपको जीरो आ गया। उसी की तरह यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी थीटा को, तो कॉस आएगा। ठीक है, माइनस कॉस आएगा। ठीक है, और वो वैल्यू आपको हो जाएगा टू आई आर बी। ठीक है, कॉस का वैल्यू आपके हाथ में वो हो गया टू आई आर बी। तो यहाँ पर हमको सेक्शन वन का हमको फोर्स पता चल गया, वो जीरो था। सेक्शन टू पे फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में टू आई आर बी, और सेक्शन थ्री यानी कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर था उसका हमको फोर्स पता है, वो आई एल बी था, और वो भी उसका डायरेक्शन हमको पता है वाई के डायरेक्शन में था। तो टोटल फोर्स को हम निकाल दिए, तीनों सेक्शन का फोर्स को ऐड कर दिए, तो टोटल फोर्स जो इस पर लग रहा है वो लग रहा है आई बी इंटू टू आर प्लस एल जे कैप के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में आपको इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्रॉस चेक कर लीजिएगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट में। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो अपने से क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंपल ये सिंपल इंटीग्रेशन है आपको। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग देखे, हेलिकल मोशन पे देखे, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था उसमें हम तीन तरह का हम प्रॉब्लम कर्व ले लिए, पैरेलल होगा तब ले लिए, परपेंडिकुलर होगा तब ले लिए। ठीक है, तीनों आपको इस तरह से, और फिर मतलब अलग अलग सेक्शन जुड़ा हुआ तब टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करके निकालेंगे, मतलब पुराना तरीका जो हम सुपर पोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के छोटा छोटा बेसिक बेसिक आपको बात हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।